जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को लेकर। दरअसल जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को अब पूरी तरह से सफाई करने का इरादा रख चुकी है हमारी सेना, और सुरक्षा बलों ने अब इसके लिए एक खास रणनीति बना ली है। इस मिशन के तहत सुरक्षा बल घाटी में आतंकवादियों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं। हाल ही में सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के टॉप 7 कमांडरों की एक लिस्ट तैयार की है। इनके बारे में सभी जानकारियां जुटा ली गई हैं और भविष्य में इनके खिलाफ तगड़ा अभियान शुरू किया जा सकता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इस सूची में शामिल ये जो 7 आतंकी हैं, इन्होंने घाटी में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। हाल ही में जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में करीबन 200 आतंकियों को इस साल मार गिराया है। टॉप हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज न्यायकू और डॉक्टर सैफुल्ला के मारे जाने के बाद सुरक्षा बल अब कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के इन टॉप कमांडर्स के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों को चीनी ड्रोन के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति करने की पाकिस्तान की योजना का खुलासा किया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI भी कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए काम कर रही है और इन्हीं चीनी ड्रोनों का वो इस्तेमाल करने की साजिश रच रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो राफेल विमानों को लेकर आ रही है। राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंच चुका है, लेकिन खास बात यह है कि राफेल विमान अपने साथ घातक मिसाइलों को भी लेकर आए हैं। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी क्योंकि अब जो भारत को राफेल मिलेगा वो हैमर मिसाइल से लैस होंगे। हैमर यानी कि हाईली एजाइल एंड मैन्यूरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लैस करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। इसमें पहले राफेल को हवा और जमीन दोनों जगह पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक माइका, मिट्योर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। हवा से हवा और जमीन के चारों ओर सटीक हमला करने से लेकर छोटे स्तर के परमाणु हथियारों तक को ले जाने में ये फाइटर जेट सक्षम है। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल इसे और ज्यादा मारक बनाती है। वहीं मिट्योर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना काफी अचूक है। यही नहीं, इसके अलावा माइका दुश्मनों के मंसूबों को तोड़कर रख देती है। और अब जब राफेल में हैमर मिसाइल लगेगी तो इससे राफेल एक और ज्यादा शक्तिशाली मशीन बन जाएगी। हैमर एक खतरनाक हथियार है। हैमर हथियार का इस्तेमाल कई टारगेट्स पर एक साथ हमले के लिए किया जा सकता है और इसके रखरखाव की लागत भी कम है। डेटा लिंक क्षमता के साथ हैमर हथियार युद्ध जैसे वातावरण से अवगत है और टारगेट पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो नेपाल और भारत को लेकर आ रही है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको मालूम ही है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे काठमांडू पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने समकक्ष जनरल पूर्णचंद थापा के साथ मुलाकात की और इस बैठक के दौरान दोनों सेना प्रमुखों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों सेना प्रमुखों के बैठक के बाद अब चीन यहाँ पर कुछ बयानबाजी कर सकता है। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद जनरल नरवणे ने नेपाली सेना को विभिन्न तरीके के चिकित्सा उपकरण भी सौंपे, जिनमें एक्सरे मशीन, कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम, ICU वेंटिलेटर, वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट, एनेस्थीसिया मशीन और लेबोरेटरी के उपकरण के साथ साथ एम्बुलेंस भी शामिल है। साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ नेपाली सेना की सहायता के लिए सेना प्रमुख ने अतिरिक्त वेंटिलेटर भी प्रदान किए हैं। वहीं नेपाली सेना प्रमुख ने नेपाल में बने 1 लाख मेडिकल मास्क और भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भारतीय सेना प्रमुख को सौंपी। हालांकि जो सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, शायद उस पर एक मरहम लग सकता है और भारत का यही प्रयास रहेगा कि दोनों देश मिलकर आगे बढ़े और किसी भी तरीके से कोई भी सीमा विवाद को यहाँ पर ना लाया जाए। नेपाल ने जो सीमा विवाद खड़ा किया था वो तथ्यों के आधार पर सही नहीं था, इसलिए भारत की यहाँ पर यही मंशा है कि दोनों देश मिलकर आगे बढ़े और इस तरीके के मुद्दों को ना उठाए जिससे संबंधों में खराबी आ सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो सशस्त्र बलों को लेकर आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि कई शाखाओं में अधिकारियों और जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के कल्याण के लिए एक नया प्रस्ताव लाया गया है। इन प्रस्तावों में समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले जवानों की पेंशन का पुनर्निरीक्षण किया जाना शामिल है। जो प्रस्ताव है उसके तहत जवान नाखुश है। प्रस्ताव के तहत जो जवान नाखुश हैं, जो तकनीकी रूप से योग्य हैं और बाहर अवसरों की तलाश करने के लिए रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उन्हें पूरी पेंशन दे दी जाएगी। इन प्रस्तावों को लेकर जनरल विपिन रावत ने कहा कि हालांकि हम सक्षम फ्रंटलाइन सैनिकों की भलाई के बारे में अधिक चिंतित हैं, जो वास्तविक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिनके साहस और वीरता पर हम सभी गौरव महसूस करते हैं।
अधिकारियों और जवानों दोनों की रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के प्रस्ताव और समय से पहले रिटायरमेंट की मांग करने वाले कर्मियों की पेंशन पात्रता में कमी लाने के प्रस्ताव की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। इनमें सेना से रिटायर होने वाले जवानों का एक समुदाय भी है। इस हफ्ते की शुरुआत में प्रस्ताव की जानकारी सोशल मीडिया में लीक हो गई थी। जनरल रावत ने कहा कि फ्रंटलाइन सैनिक सेवा के शुरुआती वर्षों में अपनी पूरी युवा अवस्था सियाचिन, द्रास, त्वांग, गुरेज और सिक्किम सीमाओं जैसे स्थानों पर बिताते हैं और ज्यादातर अपने परिवारों से दूर रहते हैं। शांति काल के दौरान भी उन्हें ज्यादातर आंतरिक सुरक्षा या राज्य सरकार के सहायता कार्यों का काम सौंपा जाता है। उन्होंने कहा कि 17 साल की सेवा के बाद उपेक्षाकृत कम उम्र में सेवा छोड़ने के लिए मजबूर सैनिकों को प्रति माह लगभग 18,000 रुपए मिलते हैं। इससे उन्हें अपने परिवार, बच्चों की शिक्षा और आवास की देखभाल करनी पड़ती है। सीडीएस ने कहा कि ऐसे में उन्हें और उनकी पत्नी को जीवन यापन के लिए दूसरी नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, यहाँ तक कि छोटी मोटी नौकरी भी करनी पड़ती है। और क्या हमें इस तरीके का व्यवहार को प्रोत्साहन करना चाहिए? उन्होंने कहा कि सैन्य, पुलिस और अकाउंट कर्मचारियों की सेवाओं की तरह सेवानिवृत्ति की उम्र और कुछ अन्य का विस्तार करके हम कठिन कार्यकाल के बाद सेवा देने वाले जवानों की देखभाल करने में सक्षम होंगे। सीडीएस ने कहा कि हम उन्हें ऐसे समय पर सेवा से बाहर नहीं कर सकते जिस समय उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों और उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी हो। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आईटीबीपी को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि आईटीबीपी को मिलीनियस नस्ल के 17 पॉप्स मिल रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी को K9 टीम के लिए 17 नए योद्धा मिले हैं। दरअसल इस नस्ल के जानवर का प्रयोग अमेरिका के द्वारा अलकायदा के मुखिया और खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान किया गया था। आईटीबीपी के पास वर्तमान में 2 इस तरीके के डॉग स्क्वाड्स हैं और ये योद्धा काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड के दिग्गज माने जाते हैं। आपको बता दें कि अभी तक जो आईटीबीपी में ओलेशिया और ओल्गा जो कि मिलीनियस नस्ल के हैं, इनके पास रोड ओपनिंग पार्टी को सैनिटाइज करके और घात लगाकर हमला करने वाले के रूप में कार्य कर रहे सैनिकों की सुरक्षा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। दोनों ने अपने करियर में कई बार आईईडी बम का पता लगाया है, जिसमें विभिन्न अभियानों के तहत सैनिकों की जान बचाई गई है। साथ ही इस नस्ल के कुत्ते निडर और फुर्तीले होते हैं और आईटीबीपी को इस तरीके के 17 पिल्लों के मिलने के बाद आईटीबीपी को एक बड़ी बढ़त मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर यूरोपियन पार्लियामेंट को लेकर आ रही है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने पाकिस्तान के मंत्री के द्वारा नेशनल असेंबली में भारत में पुलवामा आतंकी हमले में उनके देश के शामिल होने के बारे में किए गए खुलासे की निंदा की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और 4 अन्य मेंबर्स ने जोरदार शब्दों में पाकिस्तान पर तुरंत प्रतिबंध लगाने और यूरोप में इस तरह के आतंकवाद के हमले में भागीदारी की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय आयोग और यूरोपीय विदेशी कार्रवाई सेवाओं को पुलवामा हमले में अपनी भागीदारी के लिए पाकिस्तान के नेतृत्व वाली सरकार की निंदा करते हैं और यूरोपीय संघ से अनुरोध करते हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि दोस्तों, इसका सबसे बड़ा असर आने वाले FATF की मीटिंग पर पड़ेगा, जहां पर अब भारत एक और प्रूफ दिखा सकता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी अब पाकिस्तान के खिलाफ मांग उठा ली है और इसे किसी भी हद तक ब्लैकलिस्ट अप किया जाना चाहिए और तथ्यों के आधार पर इसे नकारा नहीं जा सकता। अगली खबर की बात करते हैं तो इसरो को लेकर आ रही है। 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का जो चुनाव किया गया है, जो कि वर्तमान में मॉस्को में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे अगले साल की शुरुआत में रूस से लौटने के बाद भी कठोर प्रशिक्षण करेंगे और इसके लिए 3 अलग अलग भारतीय शहरों में इनका प्रशिक्षण किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इन 4 लोगों को भारतीय सेना के साथ प्रशिक्षण किए जाने की संभावना है। भारतीय वायुसेना का इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस चिकित्सा यानी कि IIM बेंगलुरु में, जिसने इसरो के साथ समझौते के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव करने में मदद की थी, उनको कुछ प्रशिक्षण प्रदान करेगा। साथ ही ये भी आपको जानना जरूरी है कि इन 4 लोगों को भारतीय सेना के साथ प्रशिक्षण किए जाने की संभावना है और इसके लिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे और नेवी इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई, यहाँ पर इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में से जो लोग नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।